आज हमारे सामने हैं बिहार बोर्ड इतिहास परीक्षा के तैयार किए गए कुछ बहुत ही शानदार नोट्स। नमस्कार। और हमारा मिशन है इन नोट्स की चीर फाड़ करके वो सारे जरूरी पॉइंट्स निकालना जो मतलब 2 नंबर वाले सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें सीधे मुद्दे पर लाते हैं। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, बस सीधी बात। हाँ, और हमारा भी ठीक यही प्लान है। हम भारतीय इतिहास के पन्नों को तेजी से पलटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम आज जहाँ हैं वहां तक पहुंचे कैसे, हर घटना के पीछे एक क्यों छिपा है। सही कहा। तो सबसे पहला क्यों, हजारों साल पहले क्या हुआ, ये पुरातत्वविदों को पता कैसे चलता है? उनके पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं। 2 तरीकों का जिक्र है, कार्बन 14 विधि और उत्खनन। और ये जो कार्बन 14 विधि है ना, ये किसी जादुई तकनीक से कम नहीं। अच्छा। हाँ, 1946 में विलियर्ड लिबी नाम के एक अमेरिकी केमिस्ट ने इसे खोजा था और इसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पर ये काम कैसे करती है? सुनने में तो बड़ा जटिल लगता है। नहीं, असल में इसका जो सिद्धांत है वो बहुत सरल है। देखिए, हर जीवित चीज में, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, बिल्कुल, उसमें 2 तरह के कार्बन होते हैं, C12 और C14। जब तक वो चीज जीवित है, दोनों का अनुपात बराबर रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, वो नया कार्बन लेना बंद कर देती है और C14 धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मतलब ये एक तरह की प्राकृतिक घड़ी है जो मौत के साथ ही टिक टिक करना बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे पीछे चलती है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही समझा। और हमें पता है कि 5730 सालों में C14 की मात्रा ठीक आधी रह जाती है। तो वैज्ञानिक बस ये हिसाब लगाते हैं कि किसी हड्डी या लकड़ी में अब कितना C14 बचा है और उसी से उम्र पता चल जाती है। कमाल है। और दूसरा तरीका है उत्खनन यानी खुदाई। ये तो सीधा साधा लगता है, पर ये किसी सर्जरी से कम नहीं। उत्खनन का मतलब सिर्फ गड्ढा खोदना नहीं है। पुरातत्ववेद बहुत ध्यान से परत दर परत मिट्टी हटाते हैं ताकि कोई सबूत नष्ट ना हो जाए। हाँ, ताकि जमीन के नीचे दबी कोई पुरानी इमारत या बर्तन कुछ भी नष्ट ना हो। इसी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गई वो चीजें जो जमीन के नीचे मिलती हैं। पर लिखी हुई चीजों का क्या, जैसे अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, वो क्यों इतने जरूरी हैं? देखिए, अभिलेख उस जमाने के ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पत्थर या धातु जैसी मजबूत चीजों पर खुदे होते हैं। कागज तो गल जाता है लेकिन पत्थर हजारों साल टिका रहता है। तो एक तरह से ये उस युग के टाइम कैप्सूल्स हैं, है ना? बिल्कुल। इनसे हमें राजाओं की जीत, उनके नियम, उस समय का धर्म, समाज, सब कुछ सीधे सीधे पता चलता है। जैसे अशोक के अभिलेखों को पढ़कर लगता है मानो हम मौर्य काल का सीधा प्रसारण देख रहे हों। अच्छा, तो अभिलेख हमें बताते हैं कि राजा क्या कर रहे थे, लेकिन उस समय का आम समाज कैसा था? महाभारत के जरिए विवाह को समझने की कोशिश करते हैं। नोट्स में 8 तरह के विवाहों का जिक्र है। हाँ, और ये वर्गीकरण बहुत दिलचस्प है। ये हमें उस समय की सामाजिक मानसिकता दिखाता है। धर्मशास्त्रों ने विवाहों को 2 हिस्सों में बांटा था। 2 हिस्से? एक थे उत्तम विवाह, जैसे ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य। इन्हें समाज में अच्छा और सम्मानजनक माना जाता था। और दूसरे? जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता था, सही, उन्हें निंदनीय विवाह कहा गया। इसमें असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह आते थे। ये उस दौर के सामाजिक मूल्य थे कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। समाज के साथ से धर्म की भी बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे नोट्स त्रिपिटक और हीनयान, महायान के अंतर पर फोकस करते हैं। तो ये त्रिपिटक क्या भला है? त्रिपिटक का सीधा सा मतलब है 3 टोकरियां। ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। 3 टोकरियां? हाँ। पहली है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून है, एक तरह की अनुशासन संहिता। और बाकी 2 टोकरियां में क्या है? दूसरी है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन पर गहरी बातों पर चर्चा है। ओके। और बुद्ध के बाद ये धर्म 2 हिस्सों में क्यों बंट गया? हीनयान और महायान, इनमें झगड़ा किस बात का था? झगड़ा एक बुनियादी सवाल पर था। बुद्ध कौन थे? हीनयान शाखा के लोग मानते थे कि बुद्ध एक महापुरुष थे, एक महान शिक्षक
लेकिन भगवान नहीं। मतलब वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे? बिल्कुल, वो बुद्ध की पुरानी सीधी सादी शिक्षाओं पर ही चलते थे। और महायान वाले, जाहिर है वो कुछ अलग सोचते होंगे। हाँ, महायान शाखा के लोगों ने बुद्ध को ईश्वर का दर्जा दे दिया। वो मानने लगे कि बुद्ध भगवान के अवतार हैं और उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। यहीं से एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया। तो प्राचीन भारत से निकलकर अब हम आते हैं मध्यकाल में, जहां बाहरी ताकतों के साथ एक नया टकराव और मिलाप शुरू हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुगल काल। हाँ, और इसे समझने के लिए आईने अकबरी से बेहतर कुछ नहीं। ये किताब इतनी खास क्यों है? आईने अकबरी असल में अकबरनामा नाम की एक बड़ी किताब का तीसरा हिस्सा है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। इसे आप अकबर के शासनकाल का क्या कहते हैं, हाँ, एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। मतलब इसमें सब कुछ था? सब कुछ। अकबर का प्रशासन कैसे चलता था, उसकी सेना, टैक्स, साम्राज्य के किस हिस्से में क्या उगता था, लोगों के रीति रिवाज, सब कुछ। इसीलिए इसे मुगल प्रशासन का दर्पण कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये उस दौर की हूबहू तस्वीर दिखाता है। मुगल काल का एक और शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, जजिया। ये क्या था? जजिया एक धार्मिक टैक्स था। मुस्लिम शासक अपनी गैर मुस्लिम प्रजा से ये टैक्स उनकी सुरक्षा के बदले में लेते थे। यहां मुझे एक दिलचस्प बात दिख रही है। अकबर ने इसे हटा दिया, पर औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। हाँ, और यही बात इन दोनों बादशाहों की सोच का फर्क दिखाती है। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, इसलिए उसने 1564 में इसे खत्म कर दिया, ताकि सब बराबर महसूस करें। सही। लेकिन औरंगजेब की नीतियां ज्यादा कट्टर थीं, इसलिए उसने इसे दोबारा लागू कर दिया। चलिए अब मुगलों से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य, उनके मंदिर बहुत मशहूर हैं। क्या खासियत थी इनकी? विजयनगर के राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन मंदिरों से करते थे। इसकी दो खास पहचान थी। पहली, गोपुरम। मंदिरों के मुख्य द्वार वो इतने विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे कि दूर से ही दिख जाएं। ये सिर्फ दरवाजे नहीं, शाही ताकत का ऐलान थे। और दूसरी पहचान? दूसरी थी मंडप। मंदिरों के अंदर बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे, जिनमें बहुत सारे खंबे होते थे। इन हॉल में धार्मिक कार्यक्रम होते थे। मतलब ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। बिल्कुल। और आज जो हम्पी के खंडेर देखते हैं, उनकी खोज भी तो एक कहानी है। एक खोया हुआ शहर जिसे दोबारा खोजा गया। हाँ, 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इन खंडरों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने वहां के पुजारियों से सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर उस पूरे इलाके का पहला नक्शा तैयार किया। वाह! इसी दौर में एक और बड़ी क्रांति चुपचाप हो रही थी, भक्ति और सूफी आंदोलन की। ये नयानार और अलवार कौन थे? ये दक्षिण भारत के वो संत थे जिन्होंने भक्ति की लहर पूरे समाज में फैला दी। इनमें एक ही मुख्य फर्क था। क्या? अलवार संत भगवान विष्णु के भक्त थे और नयानार संत भगवान शिव के। और इनका तरीका क्या था? इन्होंने समाज को कैसे बदला? इन्होंने संस्कृत जैसी कठिन भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा तमिल में भजन गाए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। इनके लिए भक्ति सबके लिए थी। और इसी तरह उत्तर भारत में सूफीवाद फैल रहा था। इसमें सिलसिला का क्या मतलब है? सिलसिला एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जंजीर। सूफीवाद में ये गुरु और शिष्य के रिश्ते की जंजीर है। अच्छा। एक पीर यानी गुरु अपने मुरीदों को ज्ञान देता है और फिर उनमें से कोई एक अगला पीर बनता है। ये ज्ञान की एक आध्यात्मिक जंजीर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस दौर को समझने के लिए यात्रियों के लिखे वृत्तांत भी बहुत काम आते हैं। हमारे नोट्स में दो का जिक्र है, अल बरूनी की किताब उल हिंद और इब्न बतूता। हाँ, ये दोनों उस जमाने के स्टार ट्रैवलर्स थे। अल बेरूनी 11वीं सदी में भारत आया था और उसने अरबी में किताब उल हिंद लिखी। ये किताब कमाल की है। क्यों? क्योंकि इसमें उसने भारत के धर्म, विज्ञान, समाज, हर चीज के बारे में बहुत गहराई से और बिना किसी भेदभाव के लिखा है। और इब्न बतूता, उसका तो नाम ही बड़ा रोमांचक लगता है। वो था भी रोमांचक। मोरक्को से आया था 14वीं सदी में। मोहम्मद बिन तुगलक उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली का जज बना दिया। उसका यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है। किसी एडवेंचर कहानी से कम नहीं है। बहुत खूब। अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे तूफानी पड़ाव पर आते हैं, आधुनिक भारत। और इसकी शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से। इसके कई कारण थे, पर वो एक चिंगारी क्या थी? वो चिंगारी थी एनफील्ड राइफल के कारतूस।
एक अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर जो खोल चढ़ा है उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और राइफल में गोली भरने के लिए उस खोल को मुंह से काटना पड़ता था। हाँ, तो ये सैनिकों की आस्था पर सीधा हमला था। बिल्कुल। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम। ये एक ऐसी बात थी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसी एक घटना ने सालों से दबे हुए गुस्से को एक भयानक विद्रोह में बदल दिया। अंग्रेजों की नीतियां भी इस गुस्से को बढ़ा रही थीं। ऐसी ही एक नीति थी सहायक संधि। सुनने में तो अच्छा लगता है, सहायता करने वाली संधि। पर ये एक बहुत ही मीठा जहर था जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। अच्छा? अंग्रेज किसी भारतीय राजा से कहते थे कि हम आपकी दुश्मनों से रक्षा करेंगे, बस आप हमारी एक सेना की टुकड़ी अपने राज्य में रख लो और उसका खर्चा उठाओ। वाह, मतलब नाम सहायक संधि और काम पूरी तरह से कब्जे वाला। यही तो चाल थी। राजा धीरे धीरे पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था। उसकी आजादी खत्म। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौर में। 1919 का रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसी भी सभ्य कानून के बिल्कुल उलट था। ये अंग्रेज सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और उसे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है। हाँ। बाप रे, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ये तो मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन था। बिल्कुल। और इसी कानून का विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और फिर वो भयानक हत्याकांड हुआ। जी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, शांति से सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद करवाया और बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दौर में गांधी जी एक नई उम्मीद बनकर उभरे। उनका पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ये क्यों हुआ? ये सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए था। वहां 3 कठिया प्रणाली थी, मतलब अंग्रेज बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के 30-20 हिस्से पर नील की खेती करें, चाहे उन्हें फायदा हो या ना हो। हाँ, गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और किसानों को उनका हक दिलाया। लेकिन गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा आंदोलन वापस भी ले लिया था, चौरी चौरा की घटना के बाद, है ना? जी। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। और इस हिंसा से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई हिंसक नहीं हो सकती। गांधी जी का एक और तरीका था प्रतीकात्मक विरोध, जैसे दांडी यात्रा। नमक जैसी छोटी सी चीज को उन्होंने हथियार कैसे बना लिया? यही गांधी जी की खूबी थी। उस समय नमक बनाने पर सिर्फ सरकार का अधिकार था और उस पर बहुत भारी टैक्स था। अच्छा। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की और समुद्र के किनारे पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाया। ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी चुनौती थी। आजादी के करीब आते आते 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब क्या करने आए थे अंग्रेज? अब वो सत्ता सौंपने की तैयारी करने आए थे। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था, तो कैबिनेट मिशन के 2 मुख्य काम थे। क्या? पहला, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करवाना, और दूसरा, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का एक प्लान तैयार करना। और फिर बना हमारा संविधान। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनकी अध्यक्षता में ही संविधान का पूरा मसौदा तैयार हुआ। इस काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान की प्रस्तावना में एक बहुत जरूरी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि देश का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देश की नजर में सब धर्म बराबर हैं। हर नागरिक को पूरी आजादी है कि वो अपनी पसंद के किसी भी धर्म को माने या ना माने। तो ये थी भारतीय इतिहास के कुछ सबसे जरूरी मोड़ों की एक तेज रफ्तार यात्रा। और इन नोट्स में परीक्षा के लिए कुछ अच्छे सुझाव भी हैं। हाँ, जैसे उत्तर साफ सुथरा लिखें और जो मुख्य शब्द हैं जैसे कोई तारीख या किसी का नाम, उसे अंडरलाइन कर दें। और सबसे जरूरी, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें।